फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी शिक्षा। फ्रेंड्स, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो 30 मई 2024 को हुआ था, तो उसके हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे, तो जिसमें हमने 80 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम 81 क्वेश्चन से देखेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर आपको आने वाली आज जो वैकेंसी आ गई है स्कूल लेक्चरर की, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आ गई है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो यही रहते हैं घूम फिर के, कभी इस एग्ज़ाम में कभी उस एग्ज़ाम में। तो ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन आपको स्कूल लेक्चरर के भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने हेतु कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों का निर्माण किया गया है। इसमें से कौन सा एक अधिनियम सही नहीं है? बाल विवाह निषेधक अधिनियम संशोधित अधिनियम है ये 1979। अगला ऑप्शन है विशेष विवाह अधिनियम 1954। तीसरा ऑप्शन है कारखाना अधिनियम संशोधित 1954। या चौथा ऑप्शन है बाल श्रमिक अधिनियम निषेध और विनियमन 1986। तो इसमें पूछा है कि बाल अपराधों को रोकने हेतु कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों का निर्माण किया गया था, जिसमें से कौन सा नहीं है? आंसर होगा विशेष विवाह अधिनियम 1954। ये विवाह से संबंधित अधिनियम है, ये बाल अपराधों को रोकने से संबंधित अधिनियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सा एक कारक सामाजिक विचलन के लिए उत्तरदायी नहीं है? जो सोशल डेविएंस होता है, जो सामाजिक विचलन होता है, तो इनमें से कौन सा है जो उत्तरदायी नहीं है? मानदंडों की निश्चित सीमा, ऑप्शन नंबर सेकंड है दोषपूर्ण सामाजिकरण या सामाजिकरण का अभाव, अगला ऑप्शन है कमजोर दंड विधान, और अगला ऑप्शन है कमजोर प्रवर्तन। तो इनमें से कौन सा नहीं है सामाजिक विचलन के लिए उत्तरदायी कारक? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि मानदंडों की निश्चित सीमा ये सामाजिक विचलन के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी दोषपूर्ण सामाजिकरण या सामाजिकरण का अभाव, कमजोर दंड विधान और कमजोर प्रवर्तन, तो ये सब सामाजिक विचलन के लिए उत्तरदायी कारक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कितने संस्कृति क्षेत्र हैं? जो भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण हुआ, तो उसमें भारत के कितने संस्कृति क्षेत्रों की बात की गई है? 50, 91, 85 या 20? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 91 सांस्कृतिक क्षेत्रों की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया? मैक्स वेबर, जेम्स फ्रेजर, इमाइल दुर्खिम या मेलिनोवस्की? किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है? तो हमारा आंसर होगा इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन नंबर थर्ड, इमाइल दुर्खिम। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा एक संघर्ष की विशेषता नहीं है? संघर्ष की विशेषता कौन सी नहीं है? चेतन परिक्रिया, वैयक्तिक परिक्रिया, निरंतर परिक्रिया या सार्वभौमिक परिक्रिया? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, निरंतर परिक्रिया, क्योंकि संघर्ष जो है हमेशा नहीं चलता रहता है, कभी समाप्त भी हो जाता है, बीच बीच में रुक जाता है, तो ये निरंतर परिक्रिया नहीं है। जबकि प्रतिस्पर्धा अगर होता तो वो निरंतर परिक्रिया है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा हमेशा चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 86, बाल अपराध के कारणों में मार्टन ने निम्न में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना है? बाल अपराध के कारणों में सर्वाधिक मार्टन ने, जो ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होती है, बाल अपराध, तो उसके कारणों में मार्टन ने किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना है? नियमहीनता यानी एनोमी, विचलन यानी डेवियंस, बेरोजगारी और अस्वस्थ मनोरंजन। तो कौन सा इन्होंने माना है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण? आंसर होगा नियमहीनता। इन्होंने एनोमी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनोमी की अवधारणा रॉबर्ट के मार्टन ने भी दिया है, लेकिन इनसे पहले इमाइल दुर्खिम ने दिया था और उसके बाद में इन्होंने एनोमी की अवधारणा दी थी। तो ये बाल अपराध के लिए महत्वपूर्ण कारण मानते हैं, एनोमी को मानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थियोडोर एम मिल्स के विचारों का भाग नहीं है? थियोडोर एम मिल्स के विचारों का भाग नहीं है जब वह लघु प्रकृति के समूहों के अध्ययन के तर्कों की व्याख्या करते हैं।
तो कौन सा इसमें से नहीं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है व्यक्ति के मनोविज्ञान की अपेक्षाकृत अच्छी समझ। ऑप्शन नंबर सेकंड है बृहद सामाजिक इकाइयों जैसे समुदायों एवं समाजों की अपेक्षाकृत अच्छी समझ। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड मानव स्थितियों की अपेक्षाकृत अच्छी समझ, या चौथा ऑप्शन बच्चों की शारीरिक वृद्धि की अपेक्षाकृत अच्छी समझ। तो थियोडोर एम मिल्स के विचारों का कौन सा भाग नहीं है जब वह लघु प्रकृति के समूहों के अध्ययन के तर्कों की व्याख्या करते हैं? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बच्चों की शारीरिक वृद्धि की अपेक्षाकृत अच्छी समझ। ये इन्होंने नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 88, पॉवर्टी पॉपुलेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये बुक है पॉवर्टी पॉपुलेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पुस्तक। तो ये किसकी है? S.R. मेहता, अभिजीत पाठक, मुरली देसाई, M.S. आहलूवालिया। तो किनकी पुस्तक है ये? आंसर होगा S.R. मेहता। क्वेश्चन नंबर 89, किस पुस्तक में कार्ल मैनहीम ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की चर्चा की है? जैसे कि सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल की अवधारणा जो है ये रास का है, रास ने दिया है सबसे पहले, लेकिन सामाजिक नियंत्रण के प्रकारों को कई विद्वानों ने बांटा है। तो उसमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की प्रकार इन्होंने कार्ल मैनहीम ने बांटा है। तो इन्होंने अपनी किस पुस्तक में बांटा है? आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, सोशियोलॉजी एज पॉलिटिकल एजुकेशन, और तीसरा ऑप्शन है स्ट्रक्चर्स ऑफ थिंकिंग, चौथा ऑप्शन है मैन एंड सोसाइटी। तो किस पुस्तक में इन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की चर्चा की है? ऑप्शन नंबर फोर्थ, मैन एंड सोसाइटी पुस्तक में इन्होंने सामाजिक नियंत्रण के दो भाग बांटे हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित विचारधाराओं में से कौन सी विचारधारा जनजातीय नीति से संबद्ध नहीं है? इसमें पूछा है कि जो जनजातीय से संबंधित जो नीतियाँ बनाई गई हैं तो कौन सी विचारधारा नहीं है। सबने अलग अलग अपनी अपनी विचारधारा दी है विद्वानों ने, तो उसमें से कौन सा नहीं है? पृथक्करण, संस्कृतिकरण, एकीकरण, सात्मीकरण। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संस्कृतिकरण की अवधारणा जनजातियों से संबंधित नहीं है। बाकी पृथक्करण, आइसोलेशन की अवधारणा, इंटीग्रेशन की अवधारणा और एसिमिलेशन की अवधारणा, ये सब जनजातियों से संबंधित है। संस्कृतिकरण की अवधारणा M.N. श्रीनिवास ने दिया था, और सातवीकरण की अवधारणा G.S. घुरिये की है, और एकीकरण की अवधारणा शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, और पृथक्करण की अवधारणा हट्टन की है। क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से कौन सा एक कथन समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति के बारे में सही नहीं है? इनमें से कौन सा एक कथन समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति के बारे में सही नहीं है? समाजशास्त्र एक अनुभविक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है। तो समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति के बारे में कौन सा ऑप्शन इसमें से सही नहीं है? आंसर होगा समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है, ये सही नहीं है। बाकी समाजशास्त्र एक अनुभविक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है। तो ये सारी विशेषताएं हैं, बाकी समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है, ये नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, विषम लैंगिकता, समलैंगिकता और उभय लिंगीपन सहित यौन पहचान के व्यापक परिदृश्य के लिए समाज को देखना क्या कहलाता है? विषम लैंगिकता, समलैंगिकता और उभय लैंगिकता सहित यौन पहचान के व्यापक परिदृश्य के लिए समाज को देखना क्या कहलाता है? जेंडर सिद्धांत कहलाता है, बाइसेक्सुअल सिद्धांत कहलाता है, या क्वेयर सिद्धांत, या फेमिनिस्ट सिद्धांत? आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्वेयर सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 93,
लघु समूहों के विश्लेषण में निम्नलिखित में से किस प्रारूप का विवेचन थियोडोर एम मिल्स ने नहीं किया है? लघु समूहों, तो थियोडोर एम मिल्स ने नहीं किया है मनोविश्लेषणात्मक प्रारूप, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया प्रारूप, एथनोमेथडोलॉजिकल प्रारूप, समस्या समाधान प्रारूप। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एथनोमेथडोलॉजिकल प्रारूप। ये थियोडोर एम मिल्स ने नहीं किया है लघु समूहों के विश्लेषण में। ये अवधारणा किसकी है? तो हैरोल्ड गॉरफिंकल की है। क्वेश्चन नंबर 94, किसने इस बात पर जोर दिया है कि सार्वभौमिकरण संस्कृतिकरण के बराबर है? सार्वभौमिकरण संस्कृतिकरण के बराबर है। माइकल मैरियट, रॉबर्ट रेडफील्ड, योगेंद्र सिंह, एफ.जी. बेली। आंसर होगा योगेंद्र सिंह। इन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सार्वभौमिकरण संस्कृतिकरण के बराबर है। जैसा कि माइकल मैरियट ने भी सार्वभौमिकरण और सार्वभौमिकरण यूनिवर्सलाइजेशन की अवधारणा दी है और स्थानीयकरण की अवधारणा दी है। तो लेकिन इन्होंने कहा है कि सार्वभौमिकरण संस्कृतिकरण के बराबर है, कि मतलब जो सार्वभौमिकरण है यूनिवर्सलाइजेशन है और जो संस्कृताइजेशन है, तो ये दोनों बराबर है। तो ये बात योगेंद्र सिंह ने कही है। लेकिन स्थानीयकरण और सार्वभौमिकीकरण की अवधारणा माइकल मैरियट की है। क्वेश्चन नंबर 95, किसने कहा है कि संस्कृति लोगों के जीवन जीने का एक तरीका है? कल्चर इज ए वे ऑफ लाइफ। ये कई बार क्वेश्चन बना है, इसमें तो आरपीएससी में तो अधिकतर ये क्वेश्चन बनते हैं और भी एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं। तो कल्चर इज ए वे ऑफ लाइफ ए पीपल, तो संस्कृति लोगों के जीवन जीने का एक तरीका है। तो ये किसका कथन है? एम.जे. हर्स्कोविट्स, आर.के. मार्टन, एडवर्ड टायलर, मैकाइवर एवं पेज। आंसर होगा एम.जे. हर्स्कोविट्स। ये अवधारणा हर्स्कोविट्स की है, जिन्होंने सांस्कृतिक सापेक्ष की अवधारणा दी है। और सांस्कृतिक सापेक्षवाद की सबसे पहले अवधारणा फ्रेंच बोआस ने दी है, लेकिन उसको विस्तृत रूप में प्रदर्शित करने का कार्य हर्स्कोविट्स ने किया है। और इनसे पर्यावरण, संस्कृति पर्यावरण मानव निर्मित भाग है, ये भी ये स्टेटमेंट हर्स्कोविट्स का है। ये काफ़ी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, प्रैक्सिस शब्द को संदर्भित किया जाता है? परिणाम, लक्ष्य, उद्देश्य, अभिप्राय या क्रिया अभ्यास। तो प्रैक्सिस शब्द को किससे संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्रिया या अभ्यास से। क्वेश्चन नंबर 97, सातमीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के व्यवहार के प्रतिमानों को स्वीकार और निष्पादित करते हैं। सातमीकरण यानी कि एसिमिलेशन की बात की जा रही है कि यह एक ऐसी सोशल प्रोसेस है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति समूह के एक दूसरे के व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकार और निष्पादित करते हैं। तो ये परिभाषा है, ये परिभाषा किसकी है? A.W. ग्रीन की, ग्लिन की, J.H. फिक्टर की या E.S. बोगार्ट्स की। तो ये किसकी परिभाषा है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, J.H. फिक्टर की ये परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 98, सामाजिक नियंत्रण विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले कुचल देता है। जो सोशल कंट्रोल है, तो उसके बारे में ये परिभाषा किसने दी है? डालकट पार्सन्स ने, टी.बी. बाटोमोर ने, डब्ल्यू. आगमन ने, मैकाइवर एवं पेज ने। तो ये काफ़ी फेमस परिभाषा है, तो ये डालकट पार्सन्स की है। अगला क्वेश्चन है, मेरा मेनारिक्कम है एक क्या है? जाति संगठन है, जनजातीय कर्मकांड है या विवाह का एक प्रकार है
या परंपरा है। तो मैनरिकम क्या है ये? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये विवाह का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 100, भारत का इतिहास बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच नैतिक संघर्ष के इतिहास के अलावा और कुछ नहीं है। तो भारत का इतिहास है बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच नैतिक संघर्ष के इतिहास के अलावा और कुछ नहीं है। तो ऐसा कथन किसका है? डी कोसाम्बी का, टी उमेन का, BR अम्बेडकर या बी रामास्वामी पेरियार का? तो ये किसका कथन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, BR अम्बेडकर का ये कथन है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करना चाहेंगे। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे।